मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा वो आपको अच्छे से सुनना है। एंड हाँ, पढ़ाई करते वक्त एक बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ईच एंड एवरी लेक्चर, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आपके पास एक नोट एंड पेन भी होनी चाहिए, है ना। अगर आज नहीं है तो कोई बात नहीं, कल से लेके आइएगा, है ना। नोट एंड पेन आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। एंड पूरे लेक्चर में अच्छे से ध्यान देना है। कहीं पे कोई भी डाउट है आपको तो आप बीच में भी आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार मेरा नाम फिर से आपको बता देता हूँ। वैसे हमारी मुलाकात शुरुआत में हुई थी तब मैंने मेरा परिचय आपको दिया था। मेरा नाम है रिंकेश सर, याद रखिएगा मेरा नाम क्या है। मेरा नाम बोलिए, रिंकेश सर, है ना। और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स अवंती फेलोस में। और मैथ्स की जो हमारी शुरुआत हुई है वो शुरुआत हमने कैसे की, तो हमने एक मेजर टेस्ट की आपसे बात की थी। शायद पिछले हफ्ते आपने ये वाली टेस्ट अटेंड की होगी सारे बच्चों ने। मेजर टेस्ट 1। मेजर टेस्ट का मतलब कि एक बड़ी वाली टेस्ट कि जो जेई के हिसाब से थी पूरी टेस्ट, कि जिसमें प्लस मार्किंग के साथ माइनस मार्किंग थे, है ना। ये वाली जो मेजर टेस्ट आपने अटेंड की है ना, उसमें टोटल 30 क्वेश्चन थे, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे। उन 25 क्वेश्चन में फर्स्ट 20 क्वेश्चन एमसीक्यू थे एंड बाकी के जो 5 क्वेश्चन है ना वो न्यूमेरिकल थे। ये जो न्यूमेरिकल वाला सेक्शन होता है, न्यूमेरिकल सेक्शन में टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको उन 10 में से कोई भी 5 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन सभी बातों के बारे में हमने बातचीत की थी, याद है आपको। जब हमारा फर्स्ट सेशन था तब मैंने ही आपको ये सारी चीज़ों के बारे में समझाया था, है ना। ओके, सो आई होप कि ये जो आपने मेजर टेस्ट 1 अटेंड की होगी वो आपकी बहुत अच्छी रही होगी। हाँ, हो सकता है कि कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसके आपके आंसर ना आए हो, जो आपसे सॉल्व ना हुए हो, है ना, जिसमें आपको बहुत सारी दिक्कतें आई होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आपने सामना किया होगा। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस पूरे का सॉल्यूशन। टोटल 30 क्वेश्चन है। 30 में से जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल है उतने सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा और आंसर भी दीजिएगा, है ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन है ना, ये वाली डिस्प्ले पे, ये जो स्क्रीन है मेरे पीछे, उस पे ये जो क्वेश्चन है वो दो लैंग्वेज में है। एक तो गुजराती में और सेकंड इंग्लिश इंग्लिश में है, क्योंकि हम दोनों लैंग्वेज के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम भी है, गुजराती मीडियम। हाँ, अभी तो हम मेरे सामने जो ईएमआरएस वेजलपुर के बच्चे हैं, आप सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, है ना। तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो पूरा क्वेश्चन है ना उस पे फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। If the line 3x plus 4y minus 24 equal to 0 intersects the x-axis at the point A and the y-axis at the point B, then the in center of the triangle OAB, where O is the origin. क्या आपको क्वेश्चन में कुछ समझ आया? देखो, कोई भी क्वेश्चन रीड करने के बाद सबसे पहले आपको ये सोचना है कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को सबसे पहले अच्छे से एनालाइज करना होगा आपको। यहाँ पे गिवन है एक इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन, है ना। आपके पास ये इक्वेशन है लाइन का इक्वेशन। ये जो लाइन है ना वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ए में, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट बी में। अभी ये जो लाइन है, जो एक्स एक्सिस है एंड जो वाई एक्सिस है, ये तीनों मिलके एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ये तीनों मिलकर एक ट्राइंगल बनने वाला है, जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ओ ए बी। और आपको फाइंड करना है उस ट्राइंगल के बीच में जो सेंटर है, जो सर्कल है, उस सर्कल का सेंटर, यानी ट्राइंगल का इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल होती है ना उसका सेंटर, उसका सेंटर आपको फाइंड करना है। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से अंडरस्टूड है ना। अभी देखो बात को समझिएगा। हमें यहाँ पे फिगर ड्रॉ करनी होगी। हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ करना है, और साथ में ध्यान दीजिएगा, और साथ में एक लाइन भी ड्रॉ करनी है ना। अभी ये जो लाइन है ना वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ए एंड बी में रिस्पेक्टिवली।
तो ये जो पॉइंट ए एंड बी है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले आपको फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स। अभी आप ही बताओ कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे फाइंड करोगे। ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी जो पॉइंट हमें चाहिए वो एक्स एक्सिस पे है। एंड 10th में आपने पढ़ा था कि जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है ना उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। याद आया कुछ, है ना। सो एक्स एक्सिस वाले पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो बस आपको यहाँ पे एक सिंपल सी चीज करनी है, ये जो वाई है ना वहां पे 0 पुट कीजिए, ठीक है। सो 3x + 4, वाई की वैल्यू 0, -24 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कीजिए, ये 4 इंटू 0 यानी 0, ये 3x को एज इट इज -24 सामने जाएगा, 3 8 ज़ा 24, देयरफॉर x इक्वल टू 8। अंडरस्टूड, यानी x की वैल्यू 8 आई, यानी हम जो पॉइंट फाइंड कर रहे हैं ना उसका x कोऑर्डिनेट 8। और वो कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए जो x एक्सिस पे, यानी पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। x कोऑर्डिनेट इज 8 एंड y कोऑर्डिनेट इज 0। ये है पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए बात को समझना, पॉइंट बी कहाँ पे है। ये जो लाइन है ना वो लाइन वाई एक्सिस को पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि पॉइंट बी वाई एक्सिस पे है। एंड अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट चाहिए तो एक्स की वैल्यू इक्वेशन में 0 पुट कर दो। 3 इंटू 0 + 4y - 24 इक्वल टू 0। 3 इंटू 0 यानी ये 0, -24 सामने जाएगा, therefore 4y इक्वल टू 24, therefore y इक्वल टू what, 4 6 ज़ा 24, therefore we can say y इक्वल टू 6। y की वैल्यू 6, मतलब हमें मिल चुका है पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स। पॉइंट बी है y एक्सिस पे, x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट अभी हमने फाइंड किया वो आया 6। दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। डन। अभी हम ड्रॉ करने वाले हैं फिगर। हम ड्रॉ करेंगे x एक्सिस एंड y एक्सिस को एंड लाइन को। ये x एक्सिस मैंने ड्रॉ की, अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं y एक्सिस, ठीक है। अभी बात को समझिएगा, ये जो लाइन है ना जो हम ड्रॉ करने वाले हैं वो x एक्सिस को कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, 8,0। तो मान लो पॉइंट ए 8,0 यहाँ कहीं पे होगा, ओके। ओरिजिन के राइट साइड पे कहीं पे होगा 8 यूनिट डिस्टेंस पे। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 0,6, ये पॉइंट वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे ओरिजिन पॉइंट से 6 यूनिट के डिस्टेंस पे। मान लो ये है पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट 0,6। अभी जो लाइन यहाँ पे जो लाइन है जिसकी बात हो रही है वो लाइन इन दोनों पॉइंट में से पास हो रही है, तो ये है गिवन लाइन। गिवन लाइन का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन को देखिए। इक्वेशन है 3x + 4y - 24 इक्वल टू 0। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो। तो क्या आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, ट्राइंगल OAB दिखा, क्या दिखा आपको, दिस इज ट्राइंगल OAB, है ना। और आपको इस ट्राइंगल का फाइंड करना है इन सेंटर, यानी कि उस सर्कल का सेंटर की जो सर्कल इस ट्राइंगल के बीच में है, इस ट्राइंगल की तीनों साइड को छू रहा है, ठीक है ना, उसको टच कर रहा है। तो ये जो हमने सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल का आपको सेंटर फाइंड करना है, ठीक है। आपको ये सेंटर को फाइंड करना है। अभी देखो इस सेंटर को आप फाइंड कैसे करोगे, आपको अभी इसके बारे में सोचना है। अभी ये जो सेंटर है ना, अभी मान लो कि ये जो सर्कल है उसकी रेडियस है r। सर्कल की रेडियस कितनी मान लो, रेडियस है r, ठीक है। तो ये है सर्कल की रेडियस जो है r। अभी देखो ये भी रेडियस ही है भाई, मतलब ये भी r, तो ये भी क्या है, अरे ये भी रेडियस है तो इसकी वैल्यू भी r। तो अभी आप मुझे बताओ कि इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर क्या होगा, ये जो सेंटर है वो क्या होने वाला है। देखो x x एक्सिस पे डिस्टेंस r, y एक्सिस पे डिस्टेंस r, यानी ये वाला पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट क्या होने वाले,
इसके कोऑर्डिनेट होने वाले हैं r कॉमा r। ध्यान है ना आपका, समझ आया ये? यहाँ तक मैंने कुछ कोई भी हर चीज नहीं की है, यहाँ पे सारी आसान चीजें। ठीक है, अभी अभी देखिए कि आपको ये सेंटर फाइंड करना है, एंड अगर आपको ये सेंटर फाइंड करना है तो आपको फाइंड करनी होगी आर की वैल्यू। हाँ, एक चीज क्लियर है कि जो भी सेंटर आपको मिलने वाला है ना, उसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पे एक बार ध्यान से देखो कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, उसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सेम नहीं, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। ये लास्ट वाला पॉइंट है 4,3, इसके भी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नॉट सेम, देयरफॉर दिस इज रॉन्ग आंसर। हाँ, यहाँ पे 2,2 एंड 4,4 में एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम है, यानी कि ये दोनों में से कोई एक आंसर राइट हो सकता है। लेकिन कौन सा आंसर राइट वो आपको फाइंड करना होगा, है ना? ठीक है, अभी बातें क्लियर है कि इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर है। अभी आर की वैल्यू फाइंड करो। आर की वैल्यू आइदर 2 होगी और 4। वो कैसे आप फाइंड करोगे? अभी आपके पास लाइन का इक्वेशन है, अभी देखना है, आपके पास लाइन का इक्वेशन है, सेंटर आपके लिए आर कॉमा आर है और ये रेडियस आर है। अभी ये जो रेडियस आर है ना, उसका मतलब क्या हुआ पता है? कि ये जो पॉइंट है उसका इस वाली लाइन से डिस्टेंस, और किसी भी पॉइंट की किसी भी लाइन से डिस्टेंस की आपने एक फॉर्मूला सीखी थी 11th में। क्या आपको वो फॉर्मूला याद है कि किसी भी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो उसकी फॉर्मूला आपने कुछ सीखी थी, डी इक्वल टू मॉड्यूलस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ याद आया क्या आपको? अभी देखो, ये जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का, ये लाइन एंड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है आर। अभी देखो, ये जो मॉड्यूलस के अंदर है ना, उसकी टेक्निक समझना। ये मॉड्यूलस के अंदर आपको लिखना है ये इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको लाइन का इक्वेशन लिखना है यहाँ पे, लेकिन एक्स एंड वाई को सेंटर से रिप्लेस करो। एक्स एंड वाई को वो वाले पॉइंट से रिप्लेस करो, यानी कि आपको 3x नहीं लिखना है, 3r लिखना है। x को रिप्लेस किया r से, y को रिप्लेस करो y कोऑर्डिनेट से, यानी y यहाँ पे आपको लिखना है 4r। ये -24 को एज इट इज, अपॉन में स्क्वायर रूट में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये a एंड b आपके लिए क्या है? a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू 4। ये a एंड b है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। देयरफॉर r इक्वल टू ये हो जाएगा 4r प्लस 3r यानी 7r, ये -24 अपॉन 16 प्लस 9 यानी 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। ये 5r है ना, उसे लेफ्ट साइड पे ले आओ। देयरफॉर 5r इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 7r माइनस 24। आपको r की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपका टारगेट है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r, मतलब उसके लिए आपको ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। इक्वेशन आप कैसे सॉल्व करोगे? इक्वेशन में प्रेजेंट है मॉड्यूलस, एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी मॉड्यूलस के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं। जब भी आप मॉड्यूलस को क्वेश्चन में से निकालते हो ना, तब सामने वालों को प्लस और माइनस देना है। मतलब राइट साइड से अगर मॉड्यूलस हटेगा तो लेफ्ट साइड में प्लस और माइनस आएगा, यानी कि प्लस और माइनस 5r इक्वल टू 7r माइनस 24। अभी आपको इसे सेपरेट करना है, यानी कि 7r माइनस 24 को एक बार मान लो प्लस 5r के बराबर, एंड सेकेंड टाइम मान लो 7r माइनस 24 को मान लो माइनस 5r के बराबर। ठीक है, चलिए r वाली टर्म्स को कलेक्ट कीजिए। देखो 5r को लेफ्ट साइड पे लेके आओ, 7r माइनस 5r विल बी 2r इक्वल टू -24 को राइट साइड पे ले जाओ प्लस 24। ये 7r एज इट इज, माइनस 5r प्लस 7r प्लस 5r विल बी 12r इक्वल टू -24 जाएगा राइट साइड प्लस 24। 12 टू ज़ा 24, देयरफॉर r इक्वल टू 12, एंड यहाँ पे भी 12 टू ज़ा 24, देयरफॉर r की वैल्यू 2। देखो r की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे तो r की 2 वैल्यू आई। कितनी वैल्यू आई? 2। अगर r की वैल्यू 12 है, अगर r की वैल्यू 12 है तो इन सेंटर क्या हुआ? इन सेंटर यहाँ पे कंसीडर किया था हमने r कॉमा r। अगर r की वैल्यू 12 है तो इन सेंटर होगा 12 कॉमा 12, एंड अगर r की वैल्यू 2 है तो इन सेंटर होगा 2 कॉमा 2। सो यहाँ पे दो आंसर आ रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में 12 कॉमा 12 गिवन नहीं है, लेकिन हाँ 2 कॉमा 2 गिवन है, यानी ये करेक्ट आंसर है। अगर मान लो कि इसी ऑप्शन में 12 कॉमा 12 भी प्रेजेंट होता तो, मान लो यहाँ पे 4 कॉमा 4 की जगह पे 12 कॉमा 12 होता तो आप क्या करते?
तो बच्चों बात को समझिएगा, 12,12 इज द रॉन्ग आंसर। वाई? क्या 12,12 सर ये जो ट्राइंगल है उसका इन सेंटर नहीं हो सकता? तो कि भाई ना, क्योंकि आप ही समझो ये 12,12 कहाँ पे आएगा? देखो यहाँ पे 8 है, 8 के बाद यहाँ कहीं पे 12 होगा, यहाँ पे वाई एक्सिस पे 12 बहुत ऊपर होगा, यानी कि 12,12 वाला पॉइंट ये वाली लाइन के उस साइड होगा, ऊपर वाली साइड। यानी सर ये जो ट्राइंगल है ना उसके अंदर के सर्कल का सेंटर बाहर निकल चुका। अरे भाई ये क्या बात हो गई? सेंटर सर्कल का सेंटर सर्कल के अंदर होता है, बाहर नहीं होता भाई। देखा है किसी को, किसी ने ऐसा सर्कल की जिसका सेंटर बाहर निकल चुका? नहीं ना। मतलब सर्कल का सेंटर सर्कल के अंदर होता है, एंड पॉसिबिलिटी यही है, 2,2 ही पॉसिबल है। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 12,12 इज नॉट पॉसिबल। ओके, क्लियर? तो आई होप कि ये पूरा सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। एक जरा थम्स अप दीजिएगा अगर आपको समझ आया हो, एंड कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए कहीं पे भी। चलिए, वेरी नाइस। तो चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलते। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कौन सा वाला इसमें से गलत है? ठीक है, चार में से कोई तीन सही है, चौथा गलत है, और वो कौन सा? और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तो आपने सॉल्व किया ही होगा आपकी एग्जाम में। क्या आपसे हुआ था सॉल्व? क्योंकि ये क्वेश्चन तो 12 का है, और वो भी 12 के इजीएस्ट चैप्टर में से, मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिक्स वाला चैप्टर है ना वो 12 का सबसे इजी चैप्टर है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले बातों को समझो। सबसे पहले ये देखो क्या गिवन है। गिवन है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या आपको पता है? सिमेट्रिक की डेफिनेशन, अगर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है तो आप लिख सकते हो ए डैश इक्वल टू ए डैश यानी ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। बी सिमेट्रिक है तो आप लिख सकते हो बी डैश इक्वल टू बी। पता था ना आपको? ये सारी बेसिक चीजें ये आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है। इसके सम्स आते हैं गुजरात बोर्ड के एग्जाम में, है ना। चलिए उसके बाद कौन सा इसमें से गलत है? पहले में है ए प्लस बी इज सिमेट्रिक, सेकेंड में ए माइनस बी सिमेट्रिक, थर्ड में ए बी प्लस बी है सिमेट्रिक, फोर्थ में है ए बी माइनस बी है सिमेट्रिक। सब में, सभी ऑप्शन में सिमेट्रिक की बातें हो रही है। यानी अगर ए प्लस बी सिमेट्रिक है तो वो सिमेट्रिक की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। और सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का डैश करने पर वो खुद आ जाए तो वो सिमेट्रिक है। तो आप चेक कीजिए कि ए प्लस बी का डैश क्या ए प्लस बी के बराबर है या नहीं है। हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करने जा रहे हैं। ए प्लस बी का डैश हमने लिया, डैश यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, तो ये हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश है ए के बराबर, बी डैश बी के बराबर। तो देखो ए प्लस बी का डैश यानी ए प्लस बी, ए प्लस बी का डैश करने पर ए प्लस बी खुद आ चुका। और इसका क्या मतलब हुआ कि ए प्लस बी सिमेट्रिक है। सो फर्स्ट, ये जो फर्स्ट है ना वो करेक्ट है। आपको इनकरेक्ट फाइंड करना है। ठीक है, विच वन इज नॉट ट्रू, ये फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकेंड वाला जो करेक्ट नहीं है वो आपको फाइंड करना है। तो ए माइनस बी क्या सिमेट्रिक होगा? चलिए चेक करते हैं। ए माइनस बी का डैश करके, डैश को सेपरेट कीजिए, ये हो जाएगा ए डैश माइनस बी डैश। ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी। तो ए माइनस बी का डैश ए माइनस बी के बराबर, मतलब तो ये हुआ कि ए माइनस बी सिमेट्रिक है। अब ये थर्ड ऑप्शन चेक कीजिए, क्या ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक हो सकता है क्या? तो इसको चेक करने के लिए डैश ले लीजिए भाई, ए बी प्लस बी ए का डैश, डैश को कीजिए सेपरेट, तो ये हो जाएगा ए बी डैश प्लस बी ए डैश। अभी देखो आपने 12th में ये वाली एक फॉर्मूला भी सीखी होगी, ब्रैकेट ओपन करने की फॉर्मूला। अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में है एंड उस पूरे का डैश है तो ब्रैकेट ओपन करते वक्त जो ऑर्डर होता है वो आगे पीछे हो जाता है। बी आगे आ जाएगा, ए पीछे जाएगा, यानी ये हो जाएगा बी डैश ए डैश। बी ए का डैश क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश।
अभी इन सबकी वैल्यूज है आपके पास, बी डैश बी के बराबर, ए डैश ए के बराबर, ए डैश ए के बराबर, बी डैश बी के बराबर। समझ आ रहा है क्या आपको? भाई ध्यान दीजिएगा, कहीं पे भटक मत जाइएगा। चलिए, तो ये बी ए प्लस ए बी को आप लिख सकते हो ए बी प्लस बी है ना? तो देखो ए बी प्लस बी ए का डैश भी ए बी प्लस बी ए के बराबर ही आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, ए बी प्लस बी ए ये भी सिमेट्रिक है, यानी ये ऑप्शन भी करेक्ट है। सो अभी तो गारंटी हो चुकी कि ये लास्ट वाला ही गलत है। 100% ये लास्ट वाला गलत ही होगा, लेकिन उसको भी हम एक बार चेक तो जरूर करेंगे। चलिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में ए बी माइनस बी ए को सिमेट्रिक का है, तो चलिए चेक करते हैं क्या रियली वो सिमेट्रिक हो रहा है क्या। ए बी माइनस बी ए का डैश, ब्रैकेट ओपन कीजिए, ए बी डैश माइनस बी ए डैश। ठीक है, यहाँ पे डैश को आप सेपरेट करोगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा बी डैश ए डैश, बी ए का डैश हो जाएगा ए डैश बी डैश, बी डैश इक्वल टू बी है, ए डैश इक्वल टू ए, यहाँ पे ए डैश की वैल्यू ए, बी डैश की वैल्यू बी। तो देखो आंसर में क्या आया, ए बी माइनस बी ए का डैश बी ए माइनस ए बी आया, यानी कि साइन चेंज हो चुका है। ए बी पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो चुका, बी ए नेगेटिव था तो पॉजिटिव, यानी इनमें से माइनस कॉमन निकल सकता है, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो बात को समझो कि ए बी माइनस बी ए का डैश करने पर ए बी माइनस बी ए तो आया, लेकिन आगे माइनस की साइन भी आई, और उसका मतलब ये होता है कि ए बी माइनस बी ए स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्रू, ठीक है ना? कौन सा मैट्रिक्स है ये? स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट इज नॉट सिमेट्रिक, यानी ये ऑप्शन रॉन्ग है, दिस इज नॉट करेक्ट, और जो ऑप्शन करेक्ट नहीं है वो करेक्ट है। ठीक है ना, वो आपको लिखना है। अंडरस्टूड? एनी डाउट? कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। और ये क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, गुजरात बोर्ड की एग्जाम का क्वेश्चन है, ये बोलना भी गलत नहीं होगा। ठीक है ना? चलो बढ़िया, सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ चुका है। चलो ऐसे ही ध्यान देते रहिएगा, मजा आएगा सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। हाँ, घबराना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा तो घबराइएगा मत। ठीक है, अगर आप हिम्मत रखोगे, कॉन्फिडेंस रखोगे, आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, तो आपसे सॉल्व हो गए क्वेश्चन। शुरुआत अगर अच्छी ना हो लेकिन अंत अच्छा होगा ही। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, इफ ए बी सी आर नॉन जीरोस, ए बी सी की वैल्यू नॉन जीरो है भाई, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ। इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन वाला टॉपिक आपको डिटर्मिनेंट चैप्टर में था ना? तो यहाँ पे 3 इक्वेशंस गिवन है, 3 वेरिएबल्स है एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पे जो 3 लिखा है ना वो 3 नहीं है, ये जेड है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये जेड है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। एंड यहाँ पे देखो, ये जो ए है ये स्मॉल है, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये अल्फा है, और यहाँ पे ऑप्शन में कैपिटल ए बी सी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे स्मॉल ए होगा, ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल सी, ये स्मॉल ए का इनवर्स, स्मॉल बी का इनवर्स, ये स्मॉल सी का इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल ए, ये स्मॉल बी है, और ये स्मॉल सी। देखो ऑप्शन में देखो, एक बार ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखो। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस, लेकिन ये फर्स्ट 3 ऑप्शन में अल्फा एंड ए बी सी के बीच का एक रिलेशन है। मतलब आपको जो चीजें गिवन है उसको यूटिलाइज करके आपको फाइंड करना है अल्फा एंड ए बी सी के बीच का एक रिलेशन, एक इक्वेशन। और वो इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, तो देखो आपको, आपके पास 3 इक्वेशन है, और ये तीनों इक्वेशन के पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब पता है? सबसे पहले ये जो इक्वेशन है ना उसमें कांस्टेंट टर्म है 0 0 0 तीनों में। अगर किसी भी इक्वेशन के तीनों मतलब सभी कांस्टेंट टर्म अगर 0 है तो उस इक्वेशन को कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी ये जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस है। ठीक है, ये जो सिस्टम है वो कैसे सिस्टम है? होमोजीनियस। और होमोजीनियस के पास एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, और वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0।
तीनों इक्वेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 पुट करोगे ना तो LHS इक्वल टू RHS हो ही जाएगा। लेकिन इन तीनों इक्वेशन के पास एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी है। होमोजीनियस इक्वेशन के पास ट्रिवियल सॉल्यूशन तो होता है, लेकिन ये वाली होमोजीनियस के पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन। एंड अगर होमोजीनियस इक्वेशन के पास नॉन जीरो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो आपको एक चीज याद रखनी होगी कि उसका जो कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट है वो जीरो होता है। एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट जीरो होता है। ये चीजें आपकी बुक में नहीं है, एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ये चीजें जेई में आती हैं जो आपको याद रखनी होगी। क्या याद रखना है? अगर होमोजीनियस इक्वेशन के पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट जीरो। तो मैं एक बनाने जा रहा हूं डिटरमिनेंट कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट, एक्स का कोएफिशिएंट अल्फा प्लस सी, वाई का कोएफिशिएंट अल्फा, जेड का कोएफिशिएंट अल्फा। यहाँ पे एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट अल्फा, अल्फा प्लस बी अल्फा। यहाँ पे एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट अल्फा 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 प्लस सी। अंडरस्टूड? विच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये वाले डिटरमिनेंट को आपको एक्सपांड करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा। देखो ये जो डिटरमिनेंट है ना उसका एक्सपांशन थोड़ी तकलीफजनक चीज है, प्रॉब्लमेटिक चीज है ये। ठीक है, इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड करते वक्त दिक्कत आ सकती है क्योंकि इसमें जीरो है ही नहीं। ओके, कोई भी डिटरमिनेंट को एक्सपांड करते वक्त उसमें कुछ ना कुछ 2-3 जीरोस होने चाहिए। अगर 2 से 3 जीरोस आपके पास है तो उसका एक्सपांशन इजीली हो जाता है। अगर इसका एक्सपांशन करोगे तो ये आपको तकलीफ दे सकता है। तो देखो मैं यहाँ पे जीरो बनाने की कोशिश करने वाला हूँ। मैं इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने वाला हूँ। डिटरमिनेंट सॉल्व करने की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो प्रॉपर्टीज भी आपकी बुक में नहीं है, एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर्टी मैं आपको सिखाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। उस ध्यान से सुनिएगा। आप डिटरमिनेंट में किसी भी रो को, पूरी रो या तो फिर किसी भी पूरी कॉलम को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हो। तो ध्यान से देखो, ये पूरी फर्स्ट कॉलम अल्फा से भरी पड़ी है, ये सेकेंड कॉलम भी अल्फा से भरी पड़ी है, थर्ड कॉलम भी। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को अल्फा से डिवाइड करने जा रहा हूँ। सभी टर्म्स को अल्फा से डिवाइड कीजिए। अल्फा अल्फा से डिवाइड होगा तो 1, ए को डिवाइड करो अल्फा से तो ए बाई अल्फा। यहाँ पे दोनों अल्फा को अल्फा से डिवाइड करोगे तो 1 1, मतलब जहाँ पे भी अल्फा है वहाँ पे 1 आ जाएगा, 1। अल्फा से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस बी अपॉन अल्फा, अल्फा को अल्फा से डिवाइड 1, इन दोनों को अल्फा से डिवाइड यानी 1 1, अल्फा को अल्फा से डिवाइड यानी 1 और सी बाई अल्फा। देखो मैथ्स का एक बहुत ही बेसिक सा रूल होता है, आपने जिस नंबर से डिवाइड किया उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना होता है। आपने फर्स्ट कॉलम को अल्फा से डिवाइड किया ना तो आपको बाहर की साइड अल्फा से मल्टीप्लाई भी करना है। सेकेंड कॉलम को अल्फा से डिवाइड किया तो सेकेंड कॉलम का अल्फा भी यहाँ पे आएगा, थर्ड कॉलम का अल्फा भी यहाँ पे आएगा, यानी ये हो जाएगा अल्फा क्यूब। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं जीरो बनाने की कोशिश करने वाला हूँ। जीरो बनाने के लिए देखो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट यानी फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो को सब्ट्रैक्ट करूंगा। ये सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस भी आप डिटरमिनेंट में अप्लाई कर सकते हो। तो मैं नीचे वाले 1 को ऊपर वाले 1 में से माइनस करूंगा, इस नीचे वाले 1 को ऊपर वाले यानी फर्स्ट रो में से सेकेंड रो को माइनस करूंगा, एंड सेकेंड रो में से, ये सेकेंड रो में से थर्ड को माइनस करूंगा। तो देखना, तो इन दोनों को माइनस करने में जा रहा हूं, पूरी फर्स्ट रो को पूरी सेकेंड रो से माइनस करना होगा। तो देखना 1 1 कट, यानी यहाँ पे बचा ए बाई अल्फा, यहाँ पे 1 1 कट, और ये बी बाई अल्फा माइनस हो रहा है यानी माइनस बी बाई अल्फा। माइनस का साइन इस पूरे को लगेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 1 कट यानी 0। सब्ट्रैक्ट थर्ड रो फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड रो में से थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट कीजिए। 1 माइनस 1 0, इन दोनों को माइनस करोगे तो 1 1 कट, तो यहाँ पे बचेगा बी बाई अल्फा। इन दोनों को माइनस करोगे तो 1 1 कट एंड सी बाई अल्फा माइनस में जाएगा। एंड थर्ड रो में कुछ नहीं करना, वो एज इट इज 1 1 1 प्लस सी बाई अल्फा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 0 बन चुके हैं, यानी अभी ये वाला डिटरमिनेंट एक्सपांड होने के लिए इजी हो चुका है, इसका एक्सपांशन इजीली हो जाएगा। तो फर्स्ट रो के
मतलब फर्स्ट रो को अप्लाई करके हम उसे एक्सपांड करने वाले हैं। ये ए बाई अल्फा को पहले लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट। ए बाई अल्फा वाली रो कॉलम को आपको नहीं देखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बी बाई अल्फा इंटू वन यानी बी बाई अल्फा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी इन अपॉन अल्फा स्क्वायर। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस सी बाई अल्फा, अगेन यहाँ पे और एक माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस सी बाई अल्फा। क्लियर ना? उसके बाद ये वाली टर्म माइनस बी बाई अल्फा पे माइनस मिलता है, प्लस माइनस प्लस ऐसा होता है ना, तो इसको माइनस देने जाओगे तो माइनस माइनस प्लस बी बाई अल्फा ब्रैकेट के अंदर। ये जो पूरी रो कॉलम है उसे भूल जाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई यानी जीरो, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई यानी माइनस सी बाई अल्फा, उसे एक माइनस मिलेगा तो प्लस सी बाई अल्फा इक्वल टू जीरो। ठीक है, अभी चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी ये जो अल्फा क्यूब है ना वो अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये अल्फा कट हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, यानी ये पूरा इतना इतना क्या हो चुका, ये हो चुका ए इंटू अल्फा स्क्वायर। ये जो ए इंटू अल्फा स्क्वायर हुआ ना उसे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, सभी टर्म को ए इंटू अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, सो ए इंटू अल्फा स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करोगे, एक काम करो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं एक काम करता हूँ पहले ए बाई अल्फा को ही मल्टीप्लाई करता हूँ, अल्फा क्यूब को बाहर ही रहने दो। चलिए ए बाई अल्फा को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी बाई अल्फा स्क्वायर, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो ऊपर ए बी सी और नीचे अल्फा क्यूब, ए बी सी बाई अल्फा क्यूब, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी बाई अल्फा स्क्वायर ब्रैकेट ओवर। बी बाई अल्फा को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर वो जीरो, बी बाई अल्फा को सी बाई अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बी सी बाई अल्फा स्क्वायर विच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड अब हम ये अल्फा क्यूब को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो अल्फा स्क्वायर कट एंड यहाँ पे अल्फा, तो ये हुआ अल्फा ए बी, अल्फा क्यूब कट तो यहाँ पे ओनली ए बी सी, फिर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर कट और ये हो चुका अल्फा, अल्फा को ए सी से मल्टीप्लाई करो तो अल्फा ए सी, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा स्क्वायर कट और यहाँ पे अल्फा, अल्फा को मल्टीप्लाई करो बी सी से तो ये हुआ अल्फा बी सी विच इज इक्वल टू जीरो। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अभी बस एक ही स्टेप बाकी है, क्या करोगे अब आप आगे देखो, अल्फा वाली टर्म्स क्या आपको दिखाई दे रही है, ये तीन टर्म्स अल्फा में, इन तीनों में से अल्फा को कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, ए बी सी को राइट साइड जाने दो तो वो हो जाएगा माइनस ए बी सी। देखो अल्फा एंड ए बी सी के बीच का रिलेशन आ चुका है, लेकिन अभी और सिंप्लीफाई करो, देखो वन ओपन के फॉर्म में अल्फा इनवर्स यानी वन ओपन के फॉर्म में जाना है आपको, यानी ये अल्फा को वहां पे जाने दो, एबीसी को यहाँ पे आने दो, ये माइनस ए बी सी यहाँ पे आएगा तो ये माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है के अपॉन में ये ए बी सी इक्वल टू राइट साइड में अब कुछ नहीं तो वन एंड अल्फा जाएगा नीचे, ये वन अपॉन अल्फा यानी हमारे लिए अल्फा इनवर्स, ये माइनस की साइन इंटू ब्रैकेट, ए बी सी को सेपरेट कर दो तीनों के डिनोमिनेटर में, ए बी बाई ए बी कट यानी वन बाई सी, बी सी बाई ए बी सी कट यानी वन बाई ए सी बाई ए बी सी में ए सी कट यानी वन बाई बी। ठीक है, ये वन ओपन ए मतलब ए इनवर्स, वन ओपन बी का मतलब बी इनवर्स एंड वन ओपन सी का मतलब सी इनवर्स, तो ये जो ऑप्शन बी है ना वो आपके लिए करेक्ट आंसर है। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया, बोलिए कुछ, यस वेरी नाइस। तो चलिए अभी उसके बाद नेक्स्ट, चलिए जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्योंकि अब हमारे पास आखिरी के 5 ही मिनट बाकी है। चलिए बहुत ही ध्यान से, ये भी आपको आता है, देखो यहाँ पे 11th में आपने जीपी के बारे में सीखा ही होगा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, याद है कुछ कि भूल चुके, बताइए। ABC are in GP. If ABC and ABC are in GP, then you can write two things.
अगर ए बी सी जी पी में, तो पहली चीज आप लिख सकते हो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू ए एन सी को मल्टीप्लाई के बराबर। एंड सेकेंड चीज आपके पास क्या है, ये पहली चीज, और सेकेंड कि ये जो ए है वो तो ए, लेकिन ये जो बी है ना वो ए आर के बराबर, आर इज कॉमन रेशियो, ये सी ए आर स्क्वायर के बराबर। तो आपके पास ये दो चीजें, अगर ए बी सी जी पी में, इन दोनों चीजों को आपको यहाँ पे कहीं पे अप्लाई करना होगा। ये जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है वो किसके इक्वल टू हो जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन है वो किसके बराबर, बी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी प्लस बी प्लस ए अपॉन बी प्लस सी। सिंप्लीफाई कीजिए, बहुत ही आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी होल अपॉन मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, बी माइनस सी इंटू बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। पोलिनोमियल फैक्टराइजेशन एंड एक्सपांशन फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, प्लस बी सी माइनस बी सी कट, उसके बाद माइनस ए बी प्लस ए बी कट, एंड और कुछ, तो देखो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर, माइनस ए सी विच इज इक्वल टू माइनस टू ए सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। न्यूमरेटर में से टू को कॉमन निकालिए, सो दिस विल बी बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। Now apply the results, ABC are in GP, therefore we have these two results, बी स्क्वायर ए सी के बराबर है भाई, तो चलो बी स्क्वायर को पुट करो ए सी, और ए सी को बी स्क्वायर मत पुट कर देना, है ना। ए सी माइनस ए सी जीरो, यानी पूरा जीरो, सो जीरो इज योर आंसर। समझ आया, ये वाला इजी था। चलो बढ़िया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अभी थोड़ा टाइम है तो जल्दी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करवा देता हूँ, है ना। तो बहुत ही मजेदार चैप्टर हमारा त्रिगोनोमेट्री 11th का कॉन्सेप्ट है। इसमें देखो ये पावर 4, पावर स्क्वायर, ये सारी चीजें इशारा है पोलिनोमियल फॉर्मूलास का। जब भी त्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन में 4 पावर, पावर 2, पावर 4, पावर 6, ये वाली पावर आपको इशारा कर रही है, आपको पुकार के कह रही है कि पोलिनोमियल की फॉर्मूला को अप्लाई करो। तो देखो यहाँ पे ना, ये जो a माइनस बी की पावर 4 है ना, उसको स्क्वायर का स्क्वायर मान लो, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है उसके स्क्वायर का स्क्वायर। अभी स्क्वायर का एक्सपांशन मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, इसका एक्सपांशन स्क्वायर का, है ना, इस पूरे का स्क्वायर है ना उसका स्क्वायर को, तो जो स्क्वायर है उसका एक्सपांशन साइन स्क्वायर 23, उसके बाद मिड टर्म माइनस 2 टाइम साइन 23 इंटू कॉस 23, एंड उसके बाद लास्ट टर्म कॉस स्क्वायर 23। समझ आया बच्चों, ठीक है। तो इसका एक्सपांशन मैंने लिखा, अभी बारी इसकी, यहाँ पे स्क्वायर का एक्सपांशन सेम यही वाला साइन स्क्वायर 23, लेकिन बीच में प्लस 2 टाइम्स साइन 23 इंटू कॉस 23 प्लस कॉस स्क्वायर 23। ठीक है, अभी इसकी बारी। देखो ये है साइन स्क्वायर की पावर 3, पावर 6 का मतलब स्क्वायर का क्यूब, साइन स्क्वायर क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर क्यूब, ठीक है। दिस इज 4 साइन स्क्वायर 23 का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर 23 का क्यूब। सो अप्लाई द फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्मूला कभी पढ़े हो 9th में, इसकी दो फॉर्मूला होती है। जो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं वो है ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी। ये वाली फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। फॉर्मूला के हिसाब से मैं सारी चीज़ों को लिखूंगा। ये वाली फॉर्मूला यहाँ पे लिखूंगा, ए रिप्लेस होगा साइन स्क्वायर 23 से, बी रिप्लेस होगा कॉस स्क्वायर 23 से।
ठीक है, साइन स्क्वायर 23 प्लस कॉस स्क्वायर 23 का क्यूब, साइन स्क्वायर 23 प्लस कॉस स्क्वायर 23 का क्यूब, -3ab में a की वैल्यू साइन स्क्वायर 23 एंड b की वैल्यू कॉस स्क्वायर 23, इंटू ब्रैकेट a प्लस बी में a की वैल्यू साइन स्क्वायर 23 एंड b की वैल्यू कॉस स्क्वायर 23। अंडरस्टूड? मैंने जो फॉर्मूला अप्लाई की वो आपको समझ आई क्या? उसके बाद ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये 1, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये 1, और कहीं पे है क्या, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये 1, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी 1। जितने भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है वो 1 हो जाएंगे, वो 1 हो जाएंगे। सो 3 इंटू ब्रैकेट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। अभी बच्चों इसको देखो, कुछ दिमाग दौड़ाओ। 11 की फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर? साइन 2 थीटा के बराबर। साइन 2 थीटा का मतलब 23 का डबल 46। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ, 6 इंटू ब्रैकेट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 एंड ये किसके बराबर? साइन 2 थीटा के बराबर, यानी साइन 23 के डबल के बराबर, साइन 46 के बराबर। ये प्लस 4 इंटू ब्रैकेट, ये हो चुका है 1 का क्यूब यानी 1। यहाँ पे भी साइन एंड कॉस एक दूसरे के अगल बगल में, जब भी साइन एंड कॉस एक दूसरे के अगल बगल में होंगे तब 2 साइन थीटा कॉस थीटा वाली फॉर्मूला अप्लाई कर ही दीजिएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा के बराबर। लेकिन यहाँ पे आगे 2 नहीं लेकिन 3 है, हमें चाहिए आगे 2। एक्चुअली 2 नहीं, 2 का स्क्वायर। सर स्क्वायर क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। मैंने यहाँ पे 4 से डिवाइड किया तो ये हो चुका 3/4, और जैसे मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा। 2 थीटा का मतलब 23 का डबल 46, और इसकी वैल्यू 1। सारे ब्रैकेट ओपन करो, क्वेश्चन खत्म होने वाला है। 3 इंटू 1 यानी 3, ये -3 साइन 46। इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, 6 प्लस 6 साइन 46। ये 4 इंटू 1 यानी 4, 4 4 कट, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3 साइन स्क्वायर 46। मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पे स्क्वायर था ना, तो ये स्क्वायर यहाँ पे मैं लिखना भूल चुका। तो यहाँ पे स्क्वायर का एक्सपांसन लिखना होगा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 टाइम्स साइन 46 प्लस साइन स्क्वायर 46। आपको एक्सपांड करना आता है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, 3 इंटू 1 यानी 3, ये 3 2 जार 6 साइन 46, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर 46। ये वाली सभी टर्म को एज इट इज, इसमें कुछ नहीं करना, ये सभी टर्म्स एज इट इज। अभी यहाँ पे ये दोनों कट, ये दोनों भी कट, एंड बाकी जो बचे उसका सम। 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13, 13 इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? समझ आया बच्चों? कोई इशारा भेज दो बच्चों। ओके चलो बढ़िया। अभी आपका ब्रेक का समय हो चुका है, मतलब छुट्टी का समय हो चुका है, 5 बज चुके हैं। आई होप कि ये पूरा सेशन आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहा होगा। ये आपकी पढ़ाई का फर्स्ट सेशन था कि जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे से कोशिश की है आपको पढ़ाने की। अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत हो तो भी आप बिंदास बोल दीजिएगा कि सर हमें ये वाली चीज़ नहीं समझ आई, वो वाला नहीं समझ आया, आपको बोलना होगा, है ना। अभी देखो कल आपकी फिजिक्स की क्लास होगी, सॉरी केमिस्ट्री की क्लास, है ना। तो केमिस्ट्री की क्लास में भी आप टाइम से जुड़ जाइएगा। उसके बाद केमिस्ट्री के बाद नेक्स्ट डे फिजिक्स की क्लास, और फ्राइडे को हम मिलेंगे। अब मैथ्स की क्लास कब होगी? फ्राइडे को, और फ्राइडे को हम अगले जो भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हम फ्राइडे को, लेकिन आपको कल आना है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। केमिस्ट्री वाले सर आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, और हम मिलेंगे फ्राइडे को। चलिए तो मिलते हैं। बाय एवरीवन, बाय बाय।